गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है नील कुमार और प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, ये हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है सिविल सर्विस यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस के लिए, हरियाणा पीसीएस के लिए। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये केवल हरियाणा पीसीएस की ही तैयारी कराई जाएगी। आप जैसे कि राजस्थान पीसीएस हो गया, आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, यानी कि अदर जितने भी आपके पीसीएस होते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी ये काम आएगा। इवन आप देखेंगे कि यूपीएससी में भी ये आपका काम आएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आधुनिक भारत से स्टार्ट कर रहा हूं और भारत में यूरोपियन कंपनी यानी कि जो यूरोपियंस जो आए, इनके आगमन की बात करेंगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कुछ बेसिक बातों को आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं बेसिक बातें। चलिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इसको खाली पेज के रूप में यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने सुना होगा भारत के लिए तीन शब्द का यूज किया जाता है। भारत यानी कि जो इंडिया है, इंडिया के लिए अगर हम इंडिया की बात करें तो प्यारे दोस्तों, इंडिया के लिए तीन शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे कई बार बोला जाता है कि इंडिया एक स्टेट है, अर्थात इंडिया एक राज्य है। लेकिन दोस्तों, कई बार इंडिया के लिए एक नेशन भी बोल दिया जाता है। नेशन, नेशन माने क्या होता है? राष्ट्र। और कई बार देश के लिए, इस इंडिया के लिए ही बोल दिया जाता है कंट्री। कंट्री माने होता है देश। तो दोस्तों, आपको ये होना चाहिए पता कि आखिर राज्य कब कहा जाता है भारत के लिए, नेशन कब कहा जाता है और आपका कंट्री कब कहा जाता है। अर्थात स्टेट का मतलब क्या हो गया? राज्य, यानी कि भारत एक राज्य है। ठीक है। लेकिन दोस्तों, इसको कई बार आप राष्ट्र भी बोलते हैं, राष्ट्र। और इसको आप कई बार कहेंगे कंट्री भी कहते हैं, इसको कई बार आप कंट्री भी कह सकते हैं। कंट्री, कंट्री मतलब देश। तो यहां पर देखेंगे, इसको आप कई बार देश के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, इंडिया एक राज्य भी है, एक राष्ट्र भी है और एक कंट्री भी है। आखिर तीनों में अंतर क्या है, इसको हमें ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्त, अगर हम इंडिया को स्टेट कहेंगे तो स्टेट इज़ ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। स्टेट जो है दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। यानी कि जब आप पॉलिटिकल साइंस, संविधान, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे होंगे तो आप भारत के लिए कहेंगे कि भारत एक राज्य है, एक राज्य है। ठीक है। और दोस्तों, राष्ट्र कब कहेंगे? राष्ट्र जो है जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जब आप कल्चर पढ़ रहे होंगे तो भारत के लिए एक राष्ट्र शब्द का यूज करेंगे। राष्ट्र के बारे में दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो राज्य के बारे में हमने पढ़ ही लिया है कि राज्य क्या है, एक आपका राजनीतिक अवधारणा है, अर्थात एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ये हम समझ चुके हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, स्टेट। स्टेट कैसा है दोस्तों? ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट अर्थात ये एक राजनीतिक अवधारणा है। अब बात आती है नेशन की। नेशन, तो दोस्तों बात है नेशन की। अगर हम नेशन की बात करें, नेशन का अर्थ होता है सेंस ऑफ यूनिटी। नेशन, नेशन का अर्थ होता है सेंस ऑफ यूनिटी, एकता की भावना होना लोगों के अंदर, अमोंग पीपल, यानी कि सेंस ऑफ यूनिटी अमोंग पीपल, अर्थात लोगों के अंदर एकता की भावना होना। तो दोस्तों, ये जो नेशन है, इसके लिए भारत ने लगभग 250 से 300 साल संघर्ष किया। और आप देखेंगे कि हमने अंग्रेजों से क्या किया? आज़ादी प्राप्त की। ठीक है ना।
छीना आजादी को। तो प्यारे दोस्तों, भारत एक राष्ट्र बना। क्या आप देखेंगे कि भारत आपको 1857 में भारत क्या एक राष्ट्र था? नहीं था, क्योंकि लोगों के अंदर एकता की भावना का विकास उस टाइम पर नहीं हुआ था। और रिवोल्ट ऑफ 1857, जितने भी उसमें लीडर्स लड़ रहे थे वो मोस्टली अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही लड़ रहे थे। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, उस टाइम पर इंडिया नॉट ए नेशन। इंडिया नेशन कब बना? तो माय डियर फ्रेंड, इंडिया नेशन बना 1947 के बाद, यानी कि इंडिया बिकम ए नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब भारत ने क्या किया, संघर्ष किया, महात्मा गांधी और विभिन्न लीडर्स ने क्या किया, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला, जनता को सभी के अंदर एकता की भावना, राष्ट्रता की भावना का विकास हो गया और भारत क्या बन गया, एक राष्ट्र बन गया। तो भारत एक राष्ट्र बना 1947 के बाद। क्लियर? अब बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत एक राष्ट्र तो बन गया, लेकिन ये जो राष्ट्र था उसमें आपने सुना होगा रजवाड़े, देसी रियासतें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो दोस्तों उस टाइम पे लगभग 570 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। पीआर, पीएस यानी कि प्रिंसली स्टेट अर्थात देसी रियासतें या रजवाड़े हुआ करते थे। और दोस्तों इन अधिकांश देशी रियासतों को दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जय कुछ को छोड़ दें, 5-6 को छोड़कर अधिकांश देशी रियासतों का दोस्तों भारत में विलय कर दिया गया। किसके प्रयास से? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट्स से। क्या किया? भारत में मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स का क्या कर दिया, विलय कर दिया। और दोस्तों अगर ये विलय नहीं होता तो एक देश के अंदर अनेक देश बन जाते, राष्ट्र। तो राष्ट्र के अंदर ही क्या बन जाएंगे, अनेक राष्ट्र। तो वो अपने आप में राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तो हुआ ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उनकी क्या रही, एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए। उनकी जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं आयरन पॉलिसी, कई बार उसको कहा जाता है लोहो नीति, जो कि उन्होंने देसी रियासतों के प्रति अपनाया। और प्यारे दोस्तों उनकी पॉलिसी को बोलते हैं साम दाम दंड भेद। साम मतलब होता है कि पहले प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा महाराजा थे उनको समझाया जाए कि आपकी भलाई भारत के साथ रहने में है। देन उसके बाद साम हो गया, साम मतलब समझाना। दाम, प्यारे दोस्तों उनको लालच दिया कि आपको हम ये बेनिफिट्स दे रहे हैं, आप भारत के साथ मिल जाइए। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो क्या आ गया आपका दंड। दंड मतलब हो गया कि आपको सेना भी भेजेंगे हम और आपको क्या है, कार्रवाई करनी पड़ेगी फिर हमको। ठीक है जी। और उसके बाद आ गया भेद। भेद का मतलब होता है कुछ सीक्रेट सूचनाएं दोस्तों, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जिससे हम उसको दबा सकें, उसकी उसके बारे में, राजा के बारे में जो हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को मिलाने के लिए भारत में साम दाम दंड भेद की नीति का उपयोग किया। इसको कई बार आयरन पॉलिसी भी बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दंड वाली चीज है उसको भी अपनाया था। तो प्यारे दोस्तों इनका एकीकरण कर दिया भारत में। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसी वजह से रियल नेशन किसने बनाया? तो रियल नेशन जो बनाया, वास्तविक एक राष्ट्र की स्थापना जो कहेंगे, वो किसका योगदान रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और प्यारे दोस्तों आपको पता है कि अब कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? बोला जाएगा, स्टेटमेंट आएगा, यानी कि कथन आएगा आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि दोस्तों रीजन में आएगा क्योंकि उन्होंने भारत में की जो अधिकांश देसी रियासतें थी उनका भारत में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शंस होते हैं आपके, पहले ऑप्शन में होगा कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी कि रीजन और असेसन और रीजन दोनों सही हैं, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका ऑप्शन भी यही होगा। तो मुझे लग रहा है आप समझ चुके हैं। तो नेशन जो हुआ दोस्तों, वो एक प्रकार का क्या हुआ आपका, हिस्टोरिकल एंड आप कह सकते हैं इसको कल्चरल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हमें एक लंबे संघर्ष के बाद मिला है। तो आप क्या कहेंगे, राष्ट्र कैसा हो जाएगा? तो इस प्रकार जो होगा राष्ट्र,
राष्ट्र दोस्तों एक क्या होगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक एवं एवं सांस्कृतिक, सांस्कृतिक अवधारणा है। अवधारणा है। इसका मतलब नेशन इज ए हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट, जो कि आपस में लोगों को जोड़ने की बात करता है, उसको ही क्या कहते हैं, नेशन बोलते हैं प्यारे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे तो भारत के लिए एक राष्ट्र शब्द का यूज करेंगे। क्लियर है। देन इसके बाद आप देखेंगे एक और शब्द बचा है जो कि आपका बचा है कंट्री। क्या बोलते हैं, कंट्री। कंट्री, कंट्री को बोलेंगे आप देश। तो प्यारे दोस्तों भारत एक देश भी है। कब, तो भारत को आप देश बोलेंगे, ये एक दोस्तों ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। अर्थात दोस्तों जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो भारत के लिए एक क्या बोलेंगे, आप देश का यूज करेंगे, क्योंकि ये किसी देश की सीमाओं को डिनोट करता है, सीमाओं को दिखाता है। तो ये कैसा शब्द है, ये एक ज्योग्राफिकल, ये एक ज्योग्राफिकल वर्ड है। क्लियर हो गया। तो मुझे लग रहा है अब आप समझ गए होंगे राष्ट्र में, देश में और आपके राज्य में क्या अंतर है। क्लियर हुआ। तो मैं ये बता चुका हूं आपको, तीन शब्द बताया था कि भारत क्या है, एक स्टेट है। अभी मैं ये बात कर रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक नेशन है, एक कंट्री है, कंट्री है। तो अभी मैं बता चुका हूं आपको किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी बातें हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया इज ए नेशन, इंडिया इज ए स्टेट, इंडिया इज ए कंट्री। तो आप क्या कहेंगे, ये कैसा है दोस्तों, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है, कंसेप्ट। ये कैसा है, ये हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, कल्चरल कॉन्सेप्ट है। और ये कैसा है, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। तो आपको ये बातें एकदम अच्छे से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। खैर दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैंने बताया कि आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। देखेंगे भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हो रहा है, और ये बात ध्यान रखेंगे कि भारत में आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा है, क्योंकि भारत में जब यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ तो आप देखेंगे कि लगभग आप पहला जो पानीपत की लड़ाई हुआ, ठीक है, तो वो तो 1526 में हुआ। तो मुगलों का आगमन भारत में 1526 में हुआ, यानी कि 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इससे पहले तो दिल्ली सल्तनत चल रहा था भारत में। तो दिल्ली सल्तनत के समय से ही, यानी कि आप सुने होंगे 5 वंशों का राज चल रहा था, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, है ना। तो ये सारे के सारे जो वंश थे, सैयद वंश, इनका जो शासन चल रहा था उस दौरान से ही भारत में यूरोपीय और यूरोपियन कंपनियां आने लगी थी। ठीक है। तो इसकी क्या स्टोरी है, पहले स्टोरी को समझने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। हम आज हम यूरोपियन कंपनियों के आगमन की स्टोरी को समझने का प्रयास करने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। क्लियर हुआ। तो दोस्तों अगर हम यूरोपियन कंपनी की बात करें तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, तो भारत में दोस्तों पहले सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आए थे आपके डच, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे ब्रिटिशर्स आए थे, फिर डेनिश आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। तो ये इनका क्रोनोलॉजी है, ट्रिक के माध्यम से भी हम आगे देख लेंगे, आपको पूरी बातें एकदम आसानी से याद हो जाएंगी, समझ में आएंगे। बस धैर्य आपको ये रखना है कि कॉन्सेप्ट को समझने पर थोड़ा सा फोकस करना है। चलिए देखते हैं हम। दोस्तों ये वास्को डिगामा का रूट दिखा रखा है, कैसे वो वास्को डिगामा भारत आया था, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी। इसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं, आप सुनने के लिए तैयार रहें। देखेंगे जरा,
दोस्तों इस मैप पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। ये क्या है, इस मैप को समझने का प्रयास करना है, ये आखिर है क्या। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम, कहानी को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये वाला इलाका, अफ्रीका के ऊपर ये जो इलाका है, यहाँ पर एक पर्वतमाला है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो जा रहा है, और ये पर्वतमाला को बोलते हैं आप यूराल पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन दोस्तों एशिया को और यूरोप को अलग करता है। इसको बोलते हैं यूराल माउंटेन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हुआ आपका यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन क्या करेगा? एशिया को आपके यूरोप से अलग कर देगा। अब देखो एक्चुअली दोस्तों क्या होता था, आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या माना जाता था? सोने की चिड़िया। और यूरोप वासियों ने सुना था, और दोस्तों यूरोप वासी क्या करते थे कि भारत में पहले जमीनी रास्ते, लैंड रूट के माध्यम से व्यापार करते थे। बड़े आराम से यहाँ कर वो जाते थे, और इस प्रकार ये भारत देखा है आपने, ये इंडिया है यहाँ पर, ठीक है ना। ये इंडिया है, तो ये आराम से यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, आना जाना हो रहा था लैंड रूट के रास्ते, यानी कि जमीन के रास्ते। लेकिन दोस्तों होता क्या है, आपके 1400 यानी 15वीं ईस्वी में होता क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया के ऊपर, यहाँ पर आप थोड़ा सा अफगानिस्तान और जो मिडिल आपका जो ईस्ट है, ठीक है, यानी कि जो मध्य पूर्व के देश, या फिर जो आपके मिडिल सेंट्रल जो कंट्री हैं, जैसे अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये आपके जो हैं सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं, इसके थोड़ा सा आगे चल के क्या मिलता है आपको? एक देश मिलता है जिसका नाम है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए एक देश था जिसका नाम है टर्की। अभी उसको क्या बोलते हैं? तुर्की या टर्की। दोस्तों टर्की में क्या होता है, 15वीं शताब्दी में, यानी कि 15th सेंचुरी के आसपास क्या होता है कि वहां पर ओटोमन साम्राज्य स्टेब्लिश होता है। क्या बोलते हैं उसको? ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन एम्पायर। और दोस्तों ओटोमन एम्पायर जो था, ये एक मुस्लिम एम्पायर है, और जो मुस्लिम एम्पायर स्टेब्लिश हुआ, तो अंग्रेजों का, यानी कि जो आपके यूरोपियंस थे इस तरफ, उन्होंने ब्लॉक कर दिया रास्ता। किसका रास्ता ब्लॉक? कि अब यूरोपीय भारत से, यहाँ से जमीनी रास्ते से व्यापार नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो जमीनी रास्ते से व्यापार नहीं कर सकते, तो प्यारे दोस्तों आपको एक बात आपने सुना होगा कि अगर किसी को एक बार लाभ होने लगे तो उसको बहुत ज्यादा लाभ चाहिए, ठीक है ना। कहते हैं कि कई बार इसको लोकल भाषा में बोल दिया जाता है कि अगर एक बार खून मुंह लग जाए, ठीक है, ऐसा कुछ करके, तो उसे वही चाहिए फिर। तो प्यारे दोस्तों क्योंकि भारत के बारे में सुन भी रखा था, और वो पहले से व्यापार कर रहे थे, यहाँ से जो आपका चीज़ ले जाते थे, मसाले वगैरह का ज़्यादा क्या करते थे, आपका व्यापार चलता था भारत से। तो यहाँ से जो 1 रुपए की चीज़ ले जा रहे हैं खरीद के, वो वहाँ पर 40 से 50 रुपए, यानी कि 60 गुने तक का लाभ कमाते थे। तो अब बताइए, जब इतना लाभ कमा रहे हैं, तो अब जैसे ही इनका जो जमीनी रास्ता था ये बंद किया गया, तो प्यारे दोस्तों जमीनी रास्ता बंद करने के बाद ये लोग बौखला गए, परेशान हो गए कि कैसे करें व्यापार। तो प्यारे दोस्तों इन्होंने क्या किया, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करना प्रारंभ कर दिया। भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करना प्रारंभ कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे समझेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे पहला वो व्यक्ति जिसने भारत के लिए जो समुद्री रास्ते की खोज पर निकला, उस व्यक्ति का नाम था, आप देखेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन, और कह सकते हैं स्पेन या कई बार इटली दे देता है, वहाँ का निवासी था। तो यहाँ पर देख लीजिए अफ्रीका के ऊपर, यहाँ पर मान लीजिए ये वाला जो इलाका है, वो व्यक्ति यहाँ से चलता है, ठीक है, और वो भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए निकलता है। फर्स्ट टाइम दोस्तों वो यहाँ पर पहुँच जाता है, जो आप अभी वर्तमान में लैटिन अमेरिका वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है, ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाता है। और दोस्तों ये कब की बात बता रहा हूँ मैं? 1492 की बात बता रहा हूँ मैं, 1492 में, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम आता है, फर्स्ट टाइम।
फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पहली बार गया। और दोस्तों लेकिन इसको इंडिया तो नहीं मिला, ठीक है। और ये जहाँ पर पहुँचा, इसका नाम इसने नामकरण किया, इसका नाम हो गया वेस्ट इंडीज। 1492 में ये निकला वहां से, लेकिन ये गलत जगह पहुंच गया और उसका नाम इसने रख दिया वेस्ट इंडीज। अब देखेंगे ना, इंडीज मतलब इंडिया का नाम कहाँ से आया हो, तो दोस्तों इंडिया के वो वेस्ट में था तो बोला कि ये तो आ, अलग देश है, लेकिन उसका नाम क्या किया, वेस्ट इंडीज। 1492 की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन प्यारे दोस्तों वो हार नहीं माना, इसके बाद वो सेकंड टाइम आया। और आप जो देख रहे हैं ऊपर, ठीक है, ये सेकंड टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। सेकंड टाइम कब, 1492 में। क्रिस्टोफर कोलंबस की हम बात कर रहे हैं, सारी बातें आगे लिखी हुई हैं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों वो पहुंच गया आपका नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, अभी यहाँ पर पहुंच गया। लेकिन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दोस्तों उस टाइम पे वहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह कुछ नहीं रहती थी, बहुत ही कम लोग अज्ञात थे, मतलब उसके बारे में जानते नहीं थे। एक बैरन लैंड हुआ करता था, यानी कि एक प्रकार से वहाँ पर कोई पैदावार नहीं होती थी, ठीक है ना। वो अनुपजाऊ मरुस्थल जैसा एरिया, मतलब वो पड़ा हुआ था खाली, कुछ नहीं जानता था उसके बारे में कि कोई अमेरिका जैसा चीज है। तो इसने इस जगह का नाम रख दिया नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। क्या रखा, नई दुनिया। लेकिन दोस्तों क्या वो भारत पहुंच पाया, नहीं पहुंचा। क्लियर हुआ। इसलिए बोलते हैं कि आप देखेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन या इटली का रहने वाला था, उसने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज पर निकला, लेकिन वो किसकी खोज कर दिया, अमेरिका की खोज कर दिया। और मैंने बताया वेस्ट इंडीज की वहां पर पहुंच गया, सेकंड टाइम अमेरिका में पहुंच गया। अब वो फिर भी लेकिन हार नहीं माना दोस्तों, वो फिर एक बार फिर से चला, ठीक है, कि इस बार चलेंगे। लेकिन दोस्तों इस बार वो पहुंच गया, ये भी 1492 की ही बात है। इस बार वो पहुंच गया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये तो नाम जो थे ये तो बाद में रखे गए ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो दोस्तों एक्चुअली ये हुआ कि ये इसने इसको भी, इसके लिए भी नई दुनिया थी, लेकिन इसने देखा कि ये साउथ में पड़ती है वेस्ट इंडीज के में, ठीक है। तो इसका नामकरण कर दिया उसने साउथ अमेरिका। और जो वेस्ट इंडीज के नॉर्थ में पड़ता था उसका नामकरण कर दिया उसने नॉर्थ अमेरिका। तो अमेरिका का खोजकर्ता कौन हो गया, आपको मैंने बता दिया है कौन हुआ, तो आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। लेकिन निकला था, पहला व्यक्ति भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज पर जो निकला वो था क्रिस्टोफर कोलंबस, माय डियर फ्रेंड। अब कहानी में थोड़ा सा आपका टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। तो होता ये है कि आप देखेंगे कि ये विफल रहा, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज नहीं कर पाया। तो प्यारे दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि एक दूसरा व्यक्ति, लेकिन वो स्पेन से नहीं आया, इस बार वो दूसरी जगह से आया। और वो था, यहाँ पर देखेंगे आप, पुर्तगाल। ये वाला जो ऊपर दे रखा है, ठीक है, तो वो यहाँ से आया दोस्तों, इस वाले इलाके से। स्पेन के थोड़ा ऊपर क्या पड़ता है, पुर्तगाल पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। और फिर उसके ऊपर क्या है, ब्रिटेन, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका ब्रिटेन है, ये मैं बता चुका हूँ, ये क्या है आपका, ब्रिटेन है। तो यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट जी, ये देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर इस बार वो कहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, ठीक है ना, पुर्तगाल से, यानी कि पुर्तगीज था। पुर्तगाल से दोस्तों एक व्यक्ति निकला भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए, इसका नाम था वास्को डी गामा। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, बस समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों इसने समुद्र का किनारा ही नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये आपको पता है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन हो गया। तो ये इस तरफ से यहाँ पर आया, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार ये समुद्री रास्ते को क्या है आपका नहीं छोड़ा। यहाँ पर देखेंगे फिर वो आता है, इसको बोलते हैं कई बार हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं इसको, हॉर्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका आता है, फिर इसके बाद वो किनारे किनारे पर चलता जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ से निकलता हुआ, ठीक है, वो आपका भारत पहुंचता है। और जो सबसे नीचे जो अफ्रीका का पार्ट है उसको बोलते हैं आप, कई बार क्या बोलता है उसको, कैप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं इसको, कैप ऑफ गुड होप। तो जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे कैप, कैप
ऑफ गुडहॉफ, आशा अंतरीप कहते हैं, आशा अंतरीप, और इस प्रकार से वो पहुंच जाता है केरल के आपके तट पर पहुंचता है। अब्दुल मजीद एक व्यक्ति था दोस्तों, अब्दुल मजीद, वो इसकी यहाँ पर क्या करता है, सहायता करता है, पथ प्रदर्शक यानी कि एक गाइड के रूप में क्या करता है, वो काम करता है। ठीक है ना, अब्दुल मजीद इसकी क्या करता है, हेल्प करता है यहाँ पर, कहाँ पर, केरल तट पर पहुंचने पर, कालीकट तट पर पहुंचने पर इसकी मदद करता है, यानी कि वहां पर पहुंचाने में मदद करता है। ये गुजरात का रहने वाला था, तो मैंने बताया इसके बारे में बात किएगा कि ये कालीकट तट पर पहुंचता है सबसे पहले, और ये आपको कब पहुंचा था, तो इसके बारे में ये सारी बातें लिखा हुआ है, कब पहुंचा, 1498 में, 1498 में। और इसीलिए कहते हैं कि भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की, तो वास्को डिगामा ने 1498 में। कई बार कुछ बुक्स में लिखा होता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, भारत की खोज नहीं की दोस्तों, भारत तो बहुत प्राचीन काल से था, लेकिन समुद्री रास्ते की खोज, समुद्री रास्ता कोई नहीं जानता था। तो ये मुझे लग रहा है ये वाली बात आप समझ चुके हैं। तो ये पहला वो प्रथम व्यक्ति है जो सक्सेस हुआ भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने में। तो आप देखेंगे ये कहानी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम अपने जो देखेंगे जरा, इसका पहले तो आप देख लीजिए, ये रूट है वास्को डिगामा का, तो मैंने बताया कि इस प्रकार आया, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाल से आया लिस्बन, ये देखेंगे इस प्रकार से, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये वाला इलाका, फिर वो आता है यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप आता है दोस्तों, और कैप ऑफ गुड होप से आप देख लीजिए ये वाला रास्ता था, तो वो कहाँ पर पहुँचता है, कोझीकोड, यानी कि कहाँ पर, कालीकट तट वो पहुँच जाता है। कब की बात है दोस्तों, ये 20 मई की बात है, 20 मई आपका 1498 में ऐसा करता है, और भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने वाला पहला व्यक्ति बन जाता है कौन, वास्को डी गामा। तो मुझे लग रहा है ये वाली बात आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा और जो चीज़ें हैं थ्योरी, वो जो लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा और इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने बताया टर्की जिसे आप ओटोमन एम्पायर की स्थापना होती है, यूरोपियंस के लिए जो व्यापारिक मार्ग था, ठीक है, वो क्या कर दिया जाता है, बंद, क्योंकि वो जमीन के रास्ते से करते थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इटली का यात्री, ठीक है, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो प्रथम व्यक्ति है जो समुद्री रास्ते की खोज करना चाहता है भारत के लिए। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों वो पहले प्रयास में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रयास निकलता है, और वो कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, देखेंगे फर्स्ट टाइम वो वेस्ट इंडीज मतलब पहुंच जाता है, लैटिन अमेरिका वाला क्षेत्र, और इसका नाम क्या रखता है, वेस्ट इंडीज, 1492 में पहुंचा था। सेकंड टाइम फिर से पहुंचता है अमेरिका, और ये कौन सा अमेरिका है दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका, नामकरण बाद में करता है। फिर थर्ड टाइम वो अमेरिका में जाता है, जिसका नाम, ये दोनों का नाम नई दुनिया ही रखता है, इसको क्या बोलेंगे आप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, तो लेकिन ये विफल रहा। देन इसके बाद आप देखेंगे दूसरा व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर क्या था, सेकंड पर्सन, देखेंगे जरा आप, लिखा हुआ है सामने, तो सेकंड पर्सन जो कि भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकलता है, वो कौन है, तो आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं, सेकंड व्यक्ति है ये, है ना, इसका नाम है वास्को डिगामा, पुर्तगाल का रहने वाले, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज 1498 में निकला। फिर वहां पर कालीकट तट यानी मालाबार तट पर पहुंचता है, किसको कई बार कोझिकोड कोस्ट भी बोलते हैं दोस्तों, और वहां का जो लोकल शासक था जिसका नाम था जमोरिन, यानी कि लोकल रूलर, उसके द्वारा क्या किया गया, जमोरिन द्वारा इसका स्वागत किया गया भारत में। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछता है। ठीक है ना, अब्दुल मजीद ने इसकी हेल्प की थी, ये भी पूछ लेता है, पथ प्रदर्शक का काम किसने किया, ये भी पूछता है, और दोस्तों वहां का जो लोकल शासक था उसका नाम भी पूछ लेता है, जमोरिन था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो व्यापार करते थे, देखेंगे जरा, एक जो भी कोई सामान ले जाते थे लगभग 40 से 50 गुना क्या करते थे, मुनाफा कमाते थे। तो भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज तो इनको करना ही था। ठीक है ना, अब एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी केवल फैक्ट को रट लेना मुझे नहीं लगता कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दे पाएगा। ठीक है ना, और आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप एग्जाम में आपके क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका ना केवल फैक्ट, तो आपका पहली बात तो स्टोरी याद रहना चाहिए। मेरा पढ़ाने का तरीका दोस्तों ध्यान रखना है, मैं सबसे पहले आपको स्टोरी सुनाऊंगा, कहानी, उसके अंदर क्या है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और देन उसके बाद उसमें कुछ फैक्ट भी होंगे। तीन चीजें होना चाहिए कभी भी पढ़ने का, सबसे पहले कहानी,
कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद कुछ फैक्ट, क्योंकि फैक्ट दोस्तों अगर हम ऐसे ही रटवाने लगें तो वो समझ में आने वाले नहीं है। होगा क्या कि आज आप रटने का प्रयास करोगे लेकिन 2 दिन में 4 दिन में क्या होगा, वो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्लियर कट कहानी है, ठीक है, उसके साथ कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, तो आपको कुछ तथ्य भी याद हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जो दोस्तों जो इतिहास है वो कोई रटने वाली चीज नहीं है। कई बार कुछ लोग इतिहास को तिथियों के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो आपके लिए सभी डेट नहीं याद रखना है, जो बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट डेट है, आपको दोस्तों वो याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम में आता है लगातार। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल डेट ही याद करना है ना। तो मैंने बताया सबसे पहले हम स्टोरी को समझेंगे, देन इसके बाद उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट हैं, फिर उसके बाद में तथ्य कौन से महत्वपूर्ण हैं जो हमें याद रखना चाहिए। तो देखो ध्यान से, अब मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ। कोई यूरोपीय भारत में आता है, ठीक है, तो क्या उसको डायरेक्ट कंपनी खोलने की अनुमति मिल जाएगी? भारत में जो राजा महाराजा हैं, दिल्ली सल्तनत चल रहा है, तो क्या वो डायरेक्ट आपको देंगे कंपनी खोलने की इजाजत? बिल्कुल भी नहीं देंगे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले भारत में कोई भी पुर्तगाली आया या डच आया या फिर ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने सबसे पहले ट्रेडिंग पोस्ट खोलते थे। क्या बोलते थे इसको? व्यापारिक पोस्ट, ठीक है ना, ट्रेडिंग पोस्ट। और दोस्तों ट्रेडिंग पोस्ट में क्या होता है, पहले ट्रेडिंग पोस्ट खोलते हैं, फिर जब कुछ टाइम बीत जाएगा, आपको 2 साल 4 साल 5 साल, तो दोस्तों फिर आपको कंपनी खोलने की इजाजत दी जाती थी। तो दोस्तों ट्रेडिंग पोस्ट और कंपनी में क्या अंतर है, ध्यान से सुनेंगे। व्यापारिक पोस्ट पर आप क्या कर सकते हो, केवल और केवल सामान को आप लाइए, मान लीजिए आपने किसी ट्रेडर से, दूसरे जो भारतीय ट्रेडर हैं उनसे खरीदा, और जो पोर्ट होता था वहां पर आप कलेक्ट करिए, ठीक है, वो ट्रेडिंग पोस्ट हो गया। और अपने सामान को जो शिप होती है उसमें रखकर आप ले जा सकते थे। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जाता था, सामान को इकट्ठा किया जाता था और फिर अपनी शिप में आप क्या करेंगे, रखेंगे और ले जाएंगे अपने देश को। तो ये ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन जब आपको कंपनी खोलने की इजाजत दी जाती थी, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप सामान को, जो भी आपके गुड्स हैं उनको आप कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लेकिन हाँ, आपको कंपनी का ऑफिस खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और तो और आप यहाँ पर प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कोई भी राजा या महाराजा जो भारत में थे, वो आपको डायरेक्ट कंपनी या फैक्ट्री खोलने की इजाजत नहीं देगा। सबसे पहले ट्रेडिंग पोस्ट और उसके बाद कंपनी खोल सकते थे। लेकिन कंपनी खोलोगे तो आपको क्या क्या कंडीशन है, सामान तो आप कलेक्ट कर ही सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको ऑफिस खोलना पड़ेगा और आप यहाँ पर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या होता है, इसमें अंतर होता है। मुझे लग रहा है ये वाली बात आप बखूबी समझ गए होंगे। उसके बाद आप देखेंगे आगे, चलिए, ये मैं बता चुका हूँ शुरुआत में, ट्रेडिंग पोस्ट देते थे। ये है वास्को डिगामा, ठीक है ना, ये वास्को डिगामा है, इसको देख लेंगे। यूरोपियंस के आगमन की ट्रिक दोस्तों, पुत्री डाबी तुम्हारे डैड फंस गए या फ्रांस गए। तो देखेंगे पुत्री मतलब हो गया पुर्तगाली, डा डा का मतलब हो गया डच, बी मतलब ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, ब्रिटिशर्स। अब देखेंगे डैड मतलब होता है डेनिस, ठीक है ना, और एफ फंस का मतलब क्या हो गया, फ्रांसीसी। तो ये आपको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, चाहे तो एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। खैर दोस्तों ये था आज का हमारा, मैंने बताया फर्स्ट, आपका कह सकते हैं इसको इंट्रोडक्शन क्लास है ये, और इसमें हमने यूरोपियन के आगमन की क्या कहानी थी इसको समझने का प्रयास किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत को अंग्रेजों ने किस प्रकार जीता, यानी कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और उसमें आपके देखेंगे कि देसी राज्य भी होंगे दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास नेक्स्ट क्लास हम कल से मतलब नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।